हम्म। नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम क्लास में पढ़ेंगे कि जो दुधारू पशु हैं उनकी देखभाल कैसे की जाती है। तो दुधारू पशु गाय जो है उसकी देखभाल किस प्रकार से की जाती है। तो कल हमने चर्चा की कि जो प्रसव के समय और प्रसव के जस्ट बाद में हम किस प्रकार से पशु की देखभाल करते हैं, उसको क्या खिलाते हैं, कहाँ उसको रखा जाता है, ठीक है, उसके बारे में हमने चर्चा की। आज हम देखेंगे प्रसव के बाद में क्या है, पशु का दुग्ध उत्पादन स्टार्ट हो जाता है, दूध देने वो लग जाता है, तो उस दुधारू पशु की किस प्रकार से देखभाल की जाती है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो दुधारू पशु क्या है कि उत्पादन कर रहा होता है, किसका, दूध का उत्पादन कर रहा होता है। तो इसके पोषण के लिए इसको अतिरिक्त पोषण की आवश्यकता पड़ती है। क्यों? दूध उत्पादन के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, दूध बनाना है, ठीक है। पोषक तत्व दूध के अंतर्गत निकलते रहते हैं, तो उसमें अधिक पोषक तत्वों की शरीर से बाहर जो हास हो रहा है, बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए उन तत्वों की पूर्ति के लिए उसको अतिरिक्त पोषण, जो मेंटेनेंस राशन है, उससे अधिक अतिरिक्त राशन देना पड़ता है, और उस राशन को हम बोलते हैं प्रोडक्शन राशन, ठीक है। उस राशन को हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन राशन। प्रोडक्शन राशन यानी उत्पादन के लिए दिया जाने वाला राशन। ये जो होता है निर्वाह राशन के अतिरिक्त होता है, निर्वाह राशन के अतिरिक्त। ये हमेशा प्रोडक्शन राशन जो है वो निर्वाह राशन के अतिरिक्त दिया जाता है, और पशु का जो प्रोडक्शन हो रहा है, दुग्ध उत्पादन हो रहा है, उसके लिए दी जाने वाली ये अतिरिक्त मात्रा जो है वो होती है, ठीक है। अब देखिए, इसके अंतर्गत हम देखेंगे जो कितना हम उसको प्रोडक्शन राशन देते हैं, तो ये एक इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखना आपको। जो देसी गाय हैं, उन देसी गायों के लिए 1 किलोग्राम प्रति 3 किलोग्राम दुग्ध उत्पादन, 1 किलोग्राम कंसंट्रेट, 1 किलोग्राम दाना मिश्रण, 1 किलोग्राम कंसंट्रेट प्रति 3 किलोग्राम दूध उत्पादन पर। और जो भैंस और विदेशी गाय हैं उनके लिए है 1 किलोग्राम दाना मिश्रण प्रति 2 किलोग्राम दुग्ध उत्पादन। दूध उत्पादन यानी कहने का तात्पर्य, मान लो कोई देसी गाय है, ये 14 किलो दूध दे रही है, ठीक है। तो उसको जो है आपको इसमें 3 से डिवाइड करेंगे हम, या ऐसे माने 15 किलो दूध दे रही लगभग, माने इसने 15 किलो दूध दे रही है, तो उसको आपको 5 किलोग्राम अतिरिक्त बंटा उसको देना होता है प्रोडक्शन राशन। यानी निर्वाह राशन तो दे ही रहे हैं आप उसको, वो तो जितना आप उसको हरा चारा, सूखा चारा, और साथ ही साथ उसको कंसंट्रेट 1 से 2 किलोग्राम कंसंट्रेट, ये तो निर्वाह के लिए दे ही रहे हैं। अब अगर दुग्ध उत्पादन में स्टार्टिंग हो गई है, तो उसको अतिरिक्त रूप से ये जो बंटा है, ये अतिरिक्त और उसको दिया जाता है, निर्वाह राशन के अतिरिक्त, ये हमें समझा देता है। और जैसे कि कोई भैंस है, वो अगर मान लो 14 किलो दूध दे रही है, तो उसको कितना देना है आपको? 7 किलोग्राम, ठीक है। क्योंकि आप देखेंगे, हम अभी आगे चर्चा भी करेंगे दूध के बारे में, आगे हम दूध की जो कंपोजिशन है उसके बारे में चर्चा भी करेंगे। तो जो भैंस का दूध होता है उसमें क्या होता है, जो ये आपके टोटल सॉलिड्स है, टीएस, टोटल सॉलिड्स जो होते हैं वो अपेक्षाकृत गाय की अपेक्षाकृत ज्यादा होते हैं, तो इसमें ज्यादा पोषक तत्व निकलते हैं, इसलिए इसको ज्यादा पोषण की आवश्यकता पड़ती है, ज्यादा पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। और पोषक तत्व हमने देखे कि भाई किसके अंदर ज्यादा होते हैं? कंसंट्रेट के अंदर, बजाय कि चारे में। चारे में तो कितने से कम है? 60% से कम टीडीएन है, और कंसंट्रेट के अंदर 60% से ज्यादा टीडीएन होते हैं। तो पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए हम उसको अतिरिक्त रूप से ये दाना मिश्रण दिया उनको जाता है, ठीक है। तो ये प्रोडक्शन राशन का सामान्यतः पूछा जाता है, ये ध्यान में आपको रखना है, ठीक है।
और निर्वाह राशन वो कितना देना होता है ये मैंने आपको पहले हम ईफर के अंदर वहाँ पे भी हम देख चुके हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मैं और इसको स्पष्ट कर देना चाहूँगा। निर्वाह राशन के लिए एक जो थंब रूल है कि किसी पशु को जो ड्राई मैटर रिक्वायरमेंट है यानी शुष्क पदार्थ की आवश्यकता है वो कितनी होती है। अगर हम देसी गाय के लिए बात करें तो ये है 2 से 2.5 किलोग्राम प्रति 100 किलोग्राम शरीर भार की। ये हम देख चुके हैं किसी क्लास में। और जो भैंस के लिए या विदेशी गायों के लिए कितना है 2.5 से 3 किलोग्राम प्रति 100 किलोग्राम शरीर भार। और ये जो ड्राई मैटर होता है इसका हमने देखा था कि थंब रूल के हिसाब से इसका 2/3 किसके रूप में देना है, चारे के रूप में, और 1/3 किसके रूप में देना होता है, दाना मिश्रण के रूप में देना होता है। और इस चारे का भी 3/4 भाग सूखा चारा और 1/4 भाग हरा चारा। और जो कंसंट्रेट है उसमें भी 2/3 भाग तो देना आपको एनर्जी रिच कंसंट्रेट और 1/3 भाग देना है प्रोटीन रिच कंसंट्रेट। ठीक है, तो ये आप हम जब फीड स्टफ की क्लास जो पढ़ चुके हैं उसमें देखा आपने कि कंसंट्रेट और ये आपका रफेज क्या होता है, एनर्जी रिच कंसंट्रेट कौन से हैं, प्रोटीन रिच कंसंट्रेट कौन से हैं, ड्राई फोडर कौन सा है, सक्यूलेंट फोडर कौन सा होता है, तो उनको उसी अनुरूप में आपने को खिलाना होता है। तो ये दो चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। देखो हमेशा ये और ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होती है। ठीक है, यहाँ ये तो है प्रोडक्शन राशन, इसमें भी प्रति दुग्ध उत्पादन पर ऐसे पूछा जाता है, इसमें भी प्रति 100 किलोग्राम शरीर भार पर। हालांकि ये बिल्कुल सेपरेट है लेकिन कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। ये ड्राई मैटर रिक्वायरमेंट है 2 से 2.5 किलोग्राम प्रति 100 किलोग्राम शरीर भार पर ड्राई मैटर रिक्वायरमेंट। यहाँ पे देसी गाय के लिए 1 किलोग्राम अतिरिक्त दाना मिश्रण देना है 3 किलोग्राम दुग्ध उत्पादन पर। ठीक है, तो ये जो 2, 3 ये आ रहे हैं 2.5, 3 ये जो फिगर है इनसे ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। वहाँ ड्राई मैटर रिक्वायरमेंट है और ये प्रोडक्शन राशन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो ये पूर्णतः ध्यान रखना है हमें कि जो प्रोडक्शन राशन है वो कितना है, यानी दुग्ध उत्पादन पर पूछा जाएगा कि 3 किलो दूध दे रही है तो उसके लिए 1 किलो अतिरिक्त वंडा देंगे हम उसको। 6 किलो दे रही है देसी गाय तो 2 किलो अतिरिक्त वंडा, 9 किलो दे रही है तो 3 किलो अतिरिक्त वंडा। ठीक है, और जबकि भैंस जो है भैंस में 2 किलो के ऊपर 1 किलोग्राम अतिरिक्त वंडा, 4 किलो पे 2, 6 किलो पे 3 किलोग्राम अतिरिक्त वंडा। ये चीजें हमें ध्यान में रखनी है। तो इस प्रकार से ये आपको ध्यान में रखना है कि जो प्रोडक्शन राशन है ये दुधारू पशु को जो है वो दिया जाता है ताकि उसके शरीर के अंदर पोषक तत्वों की कमी ना रहे। अगर शरीर के अंदर पोषक तत्वों की कमी होगी, क्यों कमी होगी, क्योंकि दूध उत्पादन के रूप में पोषक तत्व जो है वो शरीर से बाहर निकलते हैं, तो इसलिए उसके शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है और पशु बीमार हो सकता है। तो उससे बचाने के लिए हमें उसको जो है अतिरिक्त ये प्रोडक्शन राशन उसको देना होता है। ये तो मेंटेनेंस राशन दे रहे हैं, ठीक है, उसके अतिरिक्त हम उसको प्रोडक्शन राशन देते हैं। तो प्रोडक्शन राशन का ये जो इम्पोर्टेंट है ये ध्यान में रखना है आपको कि ये जो फिगर है ये आपको ध्यान रखना है, ये आंकड़े। तो इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, ड्राई मैटर का भी और इसका भी, प्रोडक्शन राशन का भी। अब पोषण से संबंधित आपको जो और क्या इंपॉर्टेंट बातें ध्यान में रखनी है, तो दुधारू पशुओं को जो दिया जाने वाला प्रोडक्शन राशन है यानी जो पोषण दिया जाने वाला है, इस राशन ये क्या होना चाहिए, संतुलित आहार होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए। संतुलित से तात्पर्य क्या है, यानी सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए। देखो कोई पशु दुग्ध उत्पादन नहीं कर रहा है, नहीं वो ज्ञापन है, उसको सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, निर्वाह राशन चाहिए। तो निर्वाह राशन के अंदर मान लो कोई पोषक तत्व थोड़ा बहुत कम ज्यादा वो चल जाता है,
लेकिन जब पशु ज्ञापिन है या प्रोडक्शन का मतलब दूध उत्पादन कर रहा है या उसकी ग्रोथ हो रही है, जैसे हमने हीवर में पढ़ा, वहां पर अगर पोषक तत्व सही मात्रा में यदि पशु को नहीं मिलेंगे तो वो तुरंत ही कमी जो है वो प्रदर्शित कर देगा। ठीक है, तो वो कमियां प्रदर्शित नहीं हो, पशु बीमार नहीं हो, इसके लिए हमेशा जो राशन है वो संतुलित होना चाहिए। यहाँ पे हम दुग्ध उत्पादन होगा, अडर से दूध उत्पादन हो रहा है, ठीक है, शरीर से जो पोषक तत्व हैं उनकी सहायता से दूध का निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में पोषक तत्व शरीर के अंदर से निकलते रहते हैं और जितनी ज्यादा दुग्ध उत्पादन की कैपेसिटी होगी पशु की, जैसे हम देखते हैं एचएफ गायों के अंदर 30, 35, 40 लीटर तक दुग्ध उत्पादन करती हैं, तो उनके शरीर से जो है दूध के साथ साथ यानी दूध के रूप में पोषक तत्व नियमित रूप से निकलते रहते हैं। तो उन पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए जरूरी है कि दुधारू पशुओं का जो पोषण जो दिया जा रहा है, उनके जो राशन दिया जा रहा है वो हमेशा क्या होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट बात है कि हमेशा क्या होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए। ठीक है, इसके अतिरिक्त हम बात करें प्रोडक्शन राशन की, बात करी ली कि कितना बनता उसको देना है, ये हमने देख लिया। इसके अलावा हम बात करें तो हमेशा जो हरा चारा है वो उपलब्ध करवाना चाहिए। दुधारू जो पशु हैं उनको हरा चारा उपलब्ध हमेशा करवाना चाहिए। हरे चारे में विटामिन जो है वो होते हैं जो उसकी पोषक तत्वों की पूर्ति करते हैं। इसके अलावा उसको हमेशा जो है पूरे दिन भर के लिए यानी 24 घंटों के लिए ताजा साफ पानी उपलब्ध करवाना चाहिए। ठीक है, यानी पानी की उपलब्धता उसके पास में होनी चाहिए ताकि वो जब चाहे तब पानी जो है वो ग्रहण करके ताजा साफ पानी उसको हमेशा उपलब्ध होना चाहिए। इसके अलावा उसके जो राशन के अंदर मिनरल मिक्सचर और विटामिन इनका मिक्सचर जो है वो उपलब्ध होना चाहिए। ये हमेशा उसके राशन में उपलब्ध करवाना चाहिए। ठीक है, तो कई बार हम जब जो आहार में फीड के रूप में जो चीजें दे रहे हैं, उसको दाना दे रहे हैं, पल्सेस दे रहे हैं, चूरी दे रहे हैं, खल दे रहे हैं, उनके रूप में क्या होता है कई बार उसको सारे के सारे मिनरल्स वगैरह विटामिन वगैरह वो उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। तो उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए हम आहार के अंदर, राशन के अंदर मिनरल मिक्सचर और विटामिन का जो मिक्सचर आता है वो उसको हमेशा 25 से 30 ग्राम प्रति जब डाइट है यानी लगभग 50 से 60 ग्राम प्रतिदिन का उसको उपलब्ध ये करवाना चाहिए। ठीक है, ताकि उसके जो पोषक तत्व हैं उनकी कोई कमी ना रहे, ये ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके पोषण के बारे में कि क्या क्या पोषण उसको उपलब्ध करवाना चाहिए। तो एक तो आपको ध्यान रखना है कि प्रोडक्शन राशन उसको उपलब्ध करवाना चाहिए, और प्रोडक्शन राशन कितना होता है वो हमने देखा 3 किलोग्राम पर 1 किलोग्राम प्रोडक्शन राशन, और भैंस के लिए कितना है 2 किलोग्राम पर 1 किलोग्राम प्रोडक्शन राशन। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि जो राशन हम उपलब्ध करवा रहे हैं वो हमेशा कैसा होना चाहिए, संतुलित मात्रा में होना चाहिए, यानी सारे के सारे पोषक तत्व उसके अंदर होने चाहिए। उसके बाद हमने देखा कि भाई जो मिनरल मिक्सचर उसको उपलब्ध करवाते हैं, मिनरल्स का मिक्सचर जो है वो उसको उपलब्ध करवाते हैं ताकि पशु जो है वो उसमें जो मिनरल्स है उसकी डेफिशिएंसी न हो उसके, क्योंकि दूध के अंदर जैसे हम देखते हैं कैल्शियम वगैरह निकलता रहता है, तो उसको अतिरिक्त बाहर से, क्योंकि कई बार क्या होता है आहार के जो इंग्रेडिएंट्स हैं, आहार के अंदर जो खल चूरी ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनके द्वारा कई बार क्या होता है कि पूर्णतया उसको मिनरल्स की पूर्ति नहीं हो पाती है और उसके शरीर से कमी होती रहती है। इसलिए हम क्या करते हैं उसको बाहर से मिनरल मिक्सचर उसके आहार में ऐड कर देते हैं ताकि उसके मिनरल्स की कमी किसी प्रकार से प्रदर्शित ना हो। ठीक है, पानी जो है साफ ताज़ा पानी उसको हमेशा 24 घंटे के लिए उपलब्ध करवाना चाहिए। हरा चारा है वो उसको उपलब्ध करवाना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करें आवास की इसके, तो आवास के लिए हम जैसे ही काविंग बॉक्स से उसको कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, पशुओं के बाड़े में। प्रसव के समय तो ये कहाँ रह रही थी, काविंग बॉक्स में,
और उसके बाद में हम कहाँ इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं, पशुओं के बाड़े में। और बाड़े में हमने देखा ही था कि इसको 20 से 25 स्क्वायर फीट ये तो कवर्ड स्पेस की आवश्यकता होती है और 80 से 100 स्क्वायर फीट ये ओपन स्पेस की आवश्यकता होती है प्रति गाय। ठीक है, तो बाड़े में जितनी गायें हैं उनको इस हिसाब से बाड़ा जो है वो प्रिपेयर किया जाता है। मान लो 50 गायें, और जो दुधारू गायें हैं उनका एक अलग से बाड़ा जो है वो बना दिया जाता है। ठीक है, ये बाड़ा जो है वो कहाँ किसके पास में होना चाहिए, मिल्किंग बार्न के पास में होना चाहिए। पशुओं का जो ये बाड़ा है मिल्किंग बार्न के पास में होना चाहिए, ताकि हम उनको मिल्किंग के समय इजीली उनकी मिल्किंग करवा सकें। ठीक है, तो ये एक ध्यान रखना है कि कितनी स्पेस रिक्वायरमेंट कितनी है, ये हम लूज हाउसिंग सिस्टम के अंतर्गत पढ़ चुके हैं। यदि कन्वेंशनल हाउसिंग सिस्टम के बारे में पढ़े तो हमें एक पशु को वहीं पे बांध के रखना पड़ता है, दूध उत्पादन भी वहीं करना होता है, तो उसके लिए जो है एक ही स्थान पे उनको बांध के रखा जाता है। ठीक है, तो आवास हमेशा साफ सुथरा होना चाहिए, क्योंकि मेस्टाइटिस जो दुधारू गायें हैं उनमें एक बीमारी जो मेस्टाइटिस यानी अडर का इन्फ्लामेशन, जो थनैला रोग जिसको हम कहते हैं, वो होने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। तो हमेशा साफ सुथरा एनवायरनमेंट रखना चाहिए, जहाँ पे पशु बैठे हैं वहाँ पे हमेशा साफ सुथरी जगह होनी चाहिए। तो उसके लिए जैसे ओपन स्पेस के अंदर जो मिट्टी वगैरह है वो साफ सुथरी होनी चाहिए। ठीक है, और जो कवर्ड स्पेस के अंदर जो फर्श है उसको भी हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। ऐसे ही जहाँ पे मिल्किंग कराई जाती है उसको हम बोलते हैं मिल्किंग बार्न। ये लूज हाउसिंग सिस्टम के अंदर हमने देखा था मिल्किंग बार्न। तो ये मिल्किंग बार्न हमेशा जो दुधारू पशुओं का बाड़ा है उसके पास में होना चाहिए। एक तो ये ध्यान रखना है, दुधारू पशुओं के बाड़े के पास में होना चाहिए। और दूसरी जो इसकी इंपॉर्टेंट बात है, ये हमेशा इसका साफ सफाई का बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाना चाहिए। ये मिल्किंग बार्न, क्योंकि यहाँ पे दुग्ध उत्पादन होना है, और अभी हम पढ़ेंगे दूध उत्पादन किस प्रकार से हम दूध निकालते हैं, इसके बारे में ये जरूर ध्यान रखना आपको कि ये जो एरिया है वो हमेशा साफ सुथरा रहना चाहिए, क्योंकि क्लीन मिल्क प्रोडक्शन, स्वच्छ दुग्ध उत्पादन के लिए जरूरी है साफ सफाई। ठीक है, और भी बातें आवश्यक है जैसे स्वस्थ पशु, लेकिन वहाँ पे जो इम्पोर्टेंट आप देखोगे वहाँ की साफ सफाई। ठीक है, बर्तनों की साफ सफाई, गाय की साफ सफाई, ये सारी चीजें, यानी कि साफ सफाई बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि अगर मान लो बर्तन साफ नहीं है, वहाँ का एनवायरनमेंट साफ नहीं है, तो इससे क्या होगा, इससे वहाँ का जो दुग्ध उत्पादन है वो क्या होगा, खराब होगा, और उस दूध को कोई भी खरीदना नहीं चाहेगा। तो जो दुग्ध उत्पादन हो रहा है वहाँ का, उसकी वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी, या बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाएगी। इसलिए हमेशा जो मिल्किंग बार्न है उसकी साफ सफाई रखनी बहुत आवश्यक है। ठीक है, दूसरा ये तो हमने देखा ओपन लूज हाउसिंग सिस्टम है। जो कन्वेंशनल हाउसिंग सिस्टम है उसमें एक ही जगह पे वहीं पे पशुओं को बांध के रखा जाता है, वहीं पे चारे पानी की व्यवस्था की जाती है, वहीं पे उसको दुग्ध निकाला जाता है। ठीक है, तो वहां पे उस जगह की भी साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए कन्वेंशनल हाउसिंग सिस्टम में, जहाँ पे पशुओं को बांध के रखा जाता है, क्योंकि वहीं दुग्ध उत्पादन होना है। और जैसे ही हम दूध निकालना चाह रहे हैं उससे पहले उस जगह की प्रॉपर सफाई कर लेनी चाहिए। ठीक है, तो ये जरूर ध्यान रखना है कि साफ सफाई का इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, क्योंकि दुधारू पशुओं का उत्पादन यानी दूध का उत्पादन हो रहा है, और दूध यदि खराब हो गया किसी भी कारणवश से तो उसका उत्पादन बिल्कुल क्या हो गया, नेग्लिजिबल, बिल्कुल जीरो हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हमेशा जो मिल्किंग बार्न है उसकी साफ सफाई का पूरा पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो आवास होने चाहिए वो हवादार होने चाहिए। हम आवास व्यवस्था में पढ़ चुके हैं, हवादार होने चाहिए, खुले होने चाहिए। मिल्किंग बार्न में भी प्रॉपर वेंटिलेशन की व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, और
अभी हम आगे पढ़ेंगे मिल्किंग के बारे में, तब हम देखेंगे मिल्किंग के समय उसको जैसे सूखा चारा वगैरह या डस्ट युक्त चारा नहीं डालना चाहिए, ठीक है, अन्यथा वो दूध के साथ में मिल सकता है। तो ये बातें हम अभी मिल्किंग के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम यहाँ पे देखेंगे आवास। आवास कितना स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है एक गाय के लिए, ठीक है। दूसरा जो इसमें इम्पोर्टेंट है वो है मिल्किंग बार्न। मिल्किंग बार्न जो है वो बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए और जहां तक संभव हो वो पशुओं का, जो दुधारू पशुओं का बाड़ा है उसके पास में होना चाहिए, ठीक है। ये आवास के बारे में इनका ध्यान में आपको रखना है। अब देखो दुधारू पशुओं के उत्पादन के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। इनका उत्पादन क्या है, दूध का उत्पादन हो रहा है। दूध कैसे निकालते हैं हम, कहाँ से दूध आता है, उसकी चर्चा हम करते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे इसका दुग्ध उत्पादन जो हो रहा है उसको हम बोल रहे हैं अटर। क्या बोलते हैं, अटर, आयन गाती। उसकी क्या संरचना होती है थोड़ा सा समझने का प्रयास हमें। ये अटर है, गादी है, ठीक है। यहाँ पर मैं थोड़ा छोटी रूप में बना रहा हूँ इसको इस प्रकार से। तो ये तो हो गया अडर, और ये जो संरचनाएं हैं इनको बोलते हैं हम थन, टीट, आयन और थन, ठीक है। गाय में कितने थन होते हैं भाई, 4, ठीक है। भैंस के अंदर 4, बकरी में 2, भेड़ के अंदर 2 हैं, ठीक है। और आगे आपको देखना है घोड़ी में कितने होंगे, ठीक है। ऊंटनी के अंदर कितने हैं, कुतिया में कितने हैं, पिग के अंदर कितने हैं, ये आपको देखना है कहाँ से सर्च करके, और कल मैं इसके बारे में आपसे पूछता हूँ। तो ये देखना है। अभी हम इसकी चर्चा करेंगे कि भाई अडर में कैसे दूध कैसे बनता है, कहाँ बन रहा है दूध, ठीक है, ये हम देखते हैं। तो गोवंश के अडर की बात करते हैं। उसमें जो अडर के अंदर कितने टीट होते हैं, 4 टीट होते हैं। और ये आप देखोगे ये जो है एक लिगामेंट के द्वारा ये 2 भागों में बटा देता है, बायां भाग और दायां भाग, 2 हाफ्स में बटा देता है। और यहाँ पे पतली पतली मेम्ब्रेन्स होती हैं जिनकी सहायता से 4 भागों में बढ़ते हैं, ठीक है। ये भाग हो गया राइट, अगला भाग राइट 4 क्वार्टर, ये 4 क्वार्टर्स में बढ़ जाता है। दायां अगला भाग राइट हाइंड क्वार्टर, दायां पिछला भाग, ये हो गया लेफ्ट 4 क्वार्टर, और ये हो गया लेफ्ट हाइंड क्वार्टर। इस प्रकार से जितने थन हैं उनके ऊपर के जो भाग हैं वो 4 ऐसे भागों में बटे हुए होते हैं, ठीक है, 4 भागों में बटे हुए रहते हैं। इसीलिए जब आप कब देखते हैं कि भाई कई बार मैस्टाइटिस हो जाती है तो सामान्यतः कि भाई वो एक ही क्वार्टर के अंदर होगी, जिस थन के ऊपर वाला एक भाग के अंदर हो जाती है, दूसरे भाग में नहीं फैल पाती है। फैल जाती है हालांकि, लेकिन सामान्यतः नहीं फैलती है। क्यों, क्योंकि ये लिगामेंट और ये जो मेम्ब्रेन्स है वो उसकी एक बाउंड्री बनाते हैं और वो उसी भाग तक उसको सीमित रखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। यदि सिस्टमिक होती है तो सारे अडर के अंदर आ सकती है, अन्यथा वो एक ही क्वार्टर के अंदर फैलती रहेगी। अब हम एक क्वार्टर की संरचना देखें तो एक क्वार्टर के अंदर क्या क्या संरचना होती है। यहाँ पे इस प्रकार से एक संरचना है ऐसे, जो एल्वियोलाई कहलाती है। क्या कहलाती है, एल्वियोलाई। इसको मैं थोड़ा सा बड़े रूप में आपको प्रदर्शित करना चाहूंगा। एल्वियोलाई क्या है, ऐसे कुपिकाकार संरचना है और इसके अंदर यहाँ पे कोशिकाओं की एक परत होती है, उपकला कोशिकाओं की परत होती है। ये इसी का ही बड़ा फॉर्म है। और ये जो कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं का कार्य है श्रावण करना। किसका श्रावण करना, दुग्ध का श्रावण करना। ये दूध का श्रावण करती है, ठीक है। इन एल्वियोलाई के नीचे इस प्रकार से नलिकाएं होती हैं। ये दूसरी एल्वियोलाई, इसकी नलिका, इसकी नलिका, इसकी नलिका, ये इसकी नलिका आ गई, ये इसकी नलिका। इस प्रकार से ये अंगूर के गुच्छे के समान ये एक संरचनाएं बना लेती हैं। ये तो होगी आपकी एल्वियोलाई। और ये अंगूर के गुच्छे के समान संरचना कई एल्वियोलाई मिलके संरचना बनाती है, जिनको हम बोलते हैं लोब्यूल। क्या बोलते हैं, लोब्यूल। और ऐसे ही कई लोब्यूल मिलकर, ये जैसे दूसरा लोब्यूल हो गया, थोड़ा मैं इसी प्रकार से बना रहा हूँ, ये तीसरा लोब्यूल हो गया,
ये चौथा, कई लोब्यूल इस प्रकार से मिलकर और ये संरचनाएं बना लेते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, लोब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लोब। इनको हम क्या बोलते हैं, लोब। ठीक है। तो सबसे छोटी इकाई क्या होगी, एल्वियोलाई। सबसे छोटी इसकी संरचनात्मक इकाई क्या होगी, एल्वियोलाई। एल्वियोलाई, कई एल्वियोलाई मिलके क्या बना लेंगी, लोब्यूल, और कई लोब्यूल मिलके क्या बना लेते हैं, लोब का निर्माण करते हैं। ठीक है। और ये इस प्रकार से कई जो लोब्स हैं वो आकर यहाँ पे एक इस प्रकार से संरचना है, वहां आकर ये खुलते हैं और इस संरचना, ये थैलेनुमा संरचना है जिसके अंदर आगे यहाँ से बना हुआ दूध जो है वो यहाँ पे आके इकट्ठा होता रहता है। और इस संरचना को हम बोलते हैं अडर सिस्टम। अडर सिस्टम, इस संरचना को हम बोलते हैं अडर सिस्टम। ये अडर सिस्टम यहाँ पे कंटिन्यू करता है किसके रूप में, यहाँ पे पतली नलिकाकार संरचना है जिसको हम बोलते हैं टीट सिस्टम। क्या बोलते हैं, टीट सिस्टम। तो ये दूध यहाँ आ जाता है। ठीक है। और यहाँ पे फिर नीचे जो है इस प्रकार से एक पतली नलिकाकार संरचना है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रीक कैनाल। स्ट्रीक कैनाल। ठीक है। और फिर ये जो बाहर, ये एक छिद्र के द्वारा बाहर खुल जाती है जिसको हम बोलते हैं थन छिद्र, टीट मीटस। टीट मीटस। ठीक है। तो ये एक क्वार्टर के अंदर इस प्रकार की संरचनाएं रहती हैं। अडर के एक क्वार्टर के अंदर सबसे छोटी संरचना एल्वियोलाई। एल्वियोलाई यहाँ पे दूध का निर्माण करती रहती हैं। ठीक है। इस एल्वियोलाई को घेरे हुए एक कोशिका और पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं मायो एपिथेलियल कोशिका। मायो एपिथेलियल कोशिका। मायो एपिथेलियम कोशिका होती है। ये जो मायो एपिथेलियम कोशिका होती है ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन के प्रभाव से इसके अंदर क्या होते हैं, संकुचन होते हैं। तो जब दुग्ध उत्पादन हो रहा है तो यहाँ पे जो बना हुआ दूध है उसको नीचे उतारने में कौन सा हार्मोन सहायक है, ऑक्सीटोसिन। यहाँ से संकुचन होंगे और दूध को आगे जो पुश करने में, नीचे उतारने में कौन सा हार्मोन सहायक हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन। ठीक है। और इन कोशिकाओं का काम क्या है, बढ़ाना। यहाँ से दूध आएगा नीचे, नलिकाओं के माध्यम से नीचे आएगा, यहाँ अडर सिस्टम में आ जाएगा, अडर सिस्टम से टीट सिस्टम में, और टीट सिस्टम में हम दूध जो है हाथ की सहायता से या मशीन की सहायता से यहाँ से इसको दूध को निकाल लेते हैं। तो इस प्रकार से अडर के अंदर जो है वो दूध उत्पादन होता रहता है। ठीक है। तो ये संरचना है, इसको ध्यानपूर्वक देखना आपको कि कैसे दूध का निर्माण जो है वो अडर के अंदर होता है। ठीक है। तो ये अडर की संरचना है, आंतरिक संरचना, जिसके अंदर आपको दुग्ध निर्माण होते हुए देख लेना है। ठीक है। धन्यवाद।